हेलो एवरीवन। तो आज हम असर्शन रीजन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें असर्शन दी गई है कि क्ले सॉइल हैज़ ग्रेटर कैपिलैरिटी देन सैंडी सॉइल। ये स्टेटमेंट आपको लग रहा होगा कि ये गलत है, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सैंडी सॉइल सबसे ज़्यादा पानी पुल करेगा अगर आप किसी कंटेनर में उसे रखे हैं 3 सॉइल को ट्यूब्स में, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स कुछ और बताते हैं। जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है, सैंडी सॉइल फास्टेस्ट वे में लेता तो है वाटर, लेकिन और ऊपर नहीं जा सकता है। लेकिन क्ले सॉइल जो है वो बहुत स्लोली वाटर कैपिलराइज करता है और धीरे 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 2 दिन 3 दिन के बाद सबसे ज़्यादा क्ले सॉइल में वाटर कैपिलरिटी क्ले सॉइल शो करता है और बहुत रिटेन भी करता है। सैंडी सॉइल सबसे फास्टेस्ट करता ज़रूर है, लेकिन रिटेन नहीं कर पाता और ऊपर नहीं जा पाता उससे। और इंटरमीडिएट है लोमी सॉइल। तो क्ले सॉइल हैज़ ग्रेटर कैपिलरिटी देन सैंडी सॉइल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रीजन, क्ले सॉइल हैज़ लार्जर एयर स्पेसेस देन सैंडी सॉइल। ये सभी को पता होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है, सैंडी सॉइल की स्पेसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्ले सॉइल की सबसे कम, और लोमी सॉइल इंटरमीडिएट आता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो असर्शन इज ट्रू, आर इज फॉल्स। लेकिन ऑप्शंस में गड़बड़ी के कारण ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जहां असर्शन इज ट्रू, आर इज फॉल्स है। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ सिलेक्ट कमीशन ने आंसर की में कौन सा आंसर दिया है, मैं इसमें स्टार मार्क देना चाहूंगी। इसका करेक्ट आंसर है असर्शन इज ट्रू, आर इज फॉल्स, जो कि यहाँ कोई भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। इसमें पूछा गया है कि कोएंजाइम इज अ नॉन प्रोटीन ग्रुप विदाउट विच एंजाइम्स आर इनएक्टिव और इनकम्प्लीट। बिल्कुल सही बात है। कोएंजाइम्स एक नॉन प्रोटीन ग्रुप है और विदाउट विच एंजाइम्स आर इनएक्टिव और इनकम्प्लीट। कोएंजाइम एक ऐसा नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है जिसके बगैर एंजाइम फंक्शनल नहीं है। जैसे कि आपको इमेज में नजर आ रहा है, एंजाइम विथ कोफैक्टर और को एंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम। होलो माने होल। तो इससे आपको याद रहेगा कि को एंजाइम प्लस एंजाइम गिव्स अस होलो एंजाइम, और सिर्फ खाली एंजाइम है विदाउट एनी को एंजाइम्स अटैच टू इट, तो उसे हम कहेंगे एपो एंजाइम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसका रीजन दिया गया है कि कोएंजाइम नॉट ओनली प्रोवाइड अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द केमिकल ग्रुप बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड बट आल्सो इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप। बिल्कुल सही बात है। कोएंजाइम्स जो होते हैं वो हमें सामने से आया हुआ कोई भी कंपाउंड उस पर काम करने के लिए हमें चाहिए कोएंजाइम। जैसा कि आपको इमेज में नजर आ रहा है, कोएंजाइम मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, FAD फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए फैटी एसिड सिंथेसिस में हमने पढ़ा है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में, कि ये असाइल ग्रुप के ट्रांसफर के लिए काम करता है। और FAD जो है फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये इलेक्ट्रॉन्स लेने ले जाने के लिए काम करता है। तो कोएंजाइम्स काम करता है एक एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में फैसिलिटेशन का। यही वह साइट है जहां आकर कोई एक सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है और उसका फंक्शनल ग्रुप कोएंजाइम के साथ अटैच हो रहा है और वह प्रोडक्ट बना रहा है, और सबस्ट्रेट ग्रुप चेंज हो गया क्योंकि उसका फंक्शनल ग्रुप में चेंज लाया गया कोएंजाइम्स के द्वारा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और अभी आप असर्शन और रीजन देखिए, क्या रीजन असर्शन का करेक्ट स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही। इसका करेक्ट आंसर है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें कहा गया है कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द वेरिएशंस ऑकरिंग इन पॉपुलेशन एंड स्पीशीज ओवर ए नंबर ऑफ जनरेशंस। तो सबसे पहली बात, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल होता क्या है? मैं बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आपको कहूँ, एक बॉल है, उसमें आपने बहुत सारी चॉकलेट्स डाल दी हैं अलग अलग। उसमें से अगर आप कुछ लोगे नहीं चॉकलेट, कुछ डालोगे नहीं अलग चॉकलेट्स, तब तक वह नंबर ऑफ चॉकलेट्स और जितने टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स हैं वह सेम रहेगा। बस यही हार्डी-विनबर्ग ने कह दिया, तो ये हो गया हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। पर यही बात अगर आप नॉर्मली अपने डेली टू डेली लाइफ में अप्लाई करें तो ये वही बात हो गई कि जब तक आप उस बोल में से
कोई भी एक चॉकलेट उठाएंगे नहीं, किसी भी टाइप का एक चॉकलेट आप नहीं उठाएंगे, तो वह बोल में जो वेरिएशंस है, जो टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स हैं और कितने चॉकलेट्स हैं, वह सेम रहेगा। तो हार्डी विनबी ने यही कहा है कि अलील एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज किसी भी एक पॉपुलेशन में फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहेंगी, अनलेस उसमें कोई एक्सटर्नल इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस या इंटरनली ही इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस, इवोल्यूशनरी फोर्स कोई एक्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन या कोई भी कैटाक्लिस्मिक इवेंट जिसके वजह से कोई एक पॉपुलेशन बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया है। ऐसा कोई भी इवेंट जब तक किसी एक पॉपुलेशन में नहीं होगा तब तक उसके एलील और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेंगे फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो सेकंड, तो इसमें कहा है कि हार्डी विनबर्ग एक्ट करेगा तभी जब जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। ये बिल्कुल ही उल्टा स्टेटमेंट लिख दिया है इन्होंने, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट लिखा है। कोई भी इवोल्यूशनरी फोर्स इंक्लूडिंग जेनेटिक ड्रिफ्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए। तो ये गलत स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट कि वो एक्सप्लेन्स द वेरिएशंस ऑकरिंग इन पॉपुलेशन, नो, इट एक्सप्लेन्स द वेरिएशन इन अलील फ्रीक्वेंसी एंड जेनेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये ठीक है, लेकिन ये गलत बात है। इट एक्सप्लेन्स द वेरिएशंस ऑकरिंग इन पॉपुलेशन। वेरिएशंस ऑकरिंग इन पॉपुलेशन वो आपका फिजिकल वेरिएशन हो सकता है, केमिकल वेरिएशन हो सकता है, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन हो रहा है। ये किस वेरिएशन की बात कर रही है ये तो आपको नहीं पता। अगर एलीलिक जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी लिखा होता तो फिर भी बात होती। ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कह रहा है कि इंटरफेरेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरफेरेंस होते क्या हैं। इंटरफेरेंस एक क्लास ऑफ साइटोकाइंस है, ये जो कि प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है, जो सेल्स रिलीज करता है जब वह सेंस करता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन बॉडी में हुआ है। तो सेल्स क्या करते हैं, वह अंदर इंटरफेरेंस रिलीज करते हैं साइटोकाइंस, ताकि इम्यून सिस्टम के बाकी सेल्स भी एक्टिवेट हो जाएं इस इंटरफेरेंस के कारण। एक सेल जो इन्फेक्ट हुआ है, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, वह साइटोकाइंस जो कि इंटरफेरेंस है, ये प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है, ये रिलीज किया जाता है इन्फेक्टेड सेल्स से, ताकि इम्यून सिस्टम के बाकी सेल्स भी एक्टिवेट हो जाए और एंटीवायरल मैकेनिज्म के लिए रेडी हो जाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है इंटरफेरेंस आर एसेंशियल फॉर वायरल एप्लीकेशन, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ऑपोजिट ही बात लिख दी है इन्होंने। इंटरफेरेंस वायरल रेप्लिकेशन के लिए मदद नहीं करता, वो एंटीवायरल इन नेचर होता है इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर असर्शन इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें असर्शन पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर मे बी हायर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्व्ड रिकॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही बात है कि क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो सकती है देन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन कभी भी 50% से ज्यादा नहीं जाएगी। 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन है क्या चीज। तो जैसा कि आपको इमेज में नजर आ रहा है, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज द रीअरेंजमेंट बाय द ब्रेकेज एंड रीजॉइनिंग ऑफ द जेनेटिक सीक्वेंसेस। तो इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। साइनेप्सिस जो है वह रिजल्ट करती है क्रॉसिंग ओवर को, और क्रॉसिंग ओवर से होता है फिर रिकॉम्बिनेशन। तो ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा। और क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो सकती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द जीन्स। जीन्स जितनी ज्यादा दूर होंगे उतनी उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी क्रॉसओवर करने की, और जितने जीन्स पास पास होंगे उतने वो लिंक्ड ही इनहेरिट हो जाएंगे, उनमें क्रॉसओवर होने की संभावना कम है। तो इसमें पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर में भी हायर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्व्ड रिकॉम्बिनेशन। ये बिल्कुल सही बात है। सपोज इन जनरल में कहूँ तो क्रॉसिंग ओवर, सपोज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में, एक होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्रॉसिंग ओवर अगर 2 बार हुई है तो वही रिकॉम्बिनेशन सपोज 1 बार होगी। तो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी होना
कम है इन कंपैरिजन टू क्रॉसिंग ओवर। और रिकॉम्बिनेशन क्यों होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ताकि वेरिएशंस आए। अगर रिकॉम्बिनेशंस नहीं होंगे तो आप अपने पापा की तरह दिखेंगे या आप अपनी मम्मी की तरह दिखेंगे, आप में कुछ जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगे, जिसकी वजह से आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग दिखते हैं आपके मम्मी पापा से। तो ये था क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन के बारे में। इसका रीज़न दिया गया है कि sometimes two or even more crossing overs may occur simultaneously in the same non-sister chromatids of the non-homologous chromosomes। इसमें homologous chromosomes के बारे में बात नहीं कर रहा है, इसमें कहा है कि non-homologous chromosome से उसकी non-sister chromatids में कभी कभी क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी चेंज हो सकती है। ये भी सही बात है। समटाइम्स, ये कभी कभी होता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इललेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर, और इसका दूसरा नाम भी है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, जो कि आपने क्रोमोसोमल एबरेशंस में आपने पढ़े होंगे, डिलीशंस, इंसर्शन, ट्रांसलोकेशन। तो ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है, जिसमें नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में आपको क्रॉसिंग ओवर नजर आएगी, इललेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर। और अगर क्रॉसिंग ओवर में कुछ भी फर्क पड़ा है तो ऑब्वियसली वो रिकॉम्बिनेशन में भी इफेक्ट डालेगा, क्योंकि मैंने यहाँ जैसे कहा है साइनेप्सिस के बाद क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर रिकॉम्बिनेशन। तो क्रॉसिंग ओवर में अगर फर्क पड़ा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी चेंज होगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब हम देख लेते हैं कि ये रीजन असर्शन का सही आंसर है या नहीं। इसमें कहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर मे बी हायर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्व्ड रिकॉम्बिनेशन बिकॉज, आप बिकॉज लगाकर चेक कर सकते हैं कि रीजन इसमें मैच कर रहा है कि नहीं। बिकॉज समटाइम्स टू और इवन मोर क्रॉसिंग ओवर मे अकर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बात कर रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में, ये बात कर रहा है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में। तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम हेमोफीलिया फेल टू प्रोड्यूस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8। बिल्कुल सही बात है। इस हेमोफीलिया को हम कहते हैं हेमोफीलिया ए। और एक और टाइप की हेमोफीलिया होती है, जैसे कि आपको इमेज में नजर आ रहा है, हेमोफीलिया बी, जो कि फैक्टर 9 की कमी के कारण होती है। तो इसमें कहा गया है कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम हेमोफीलिया फेल टू प्रोड्यूस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8। तो ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका रीजन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूसिंग प्लेटिलेट्स इन सच पर्सन्स आर फाउंड इन वेरी लो कंसंट्रेशन। अभी हम बात करते हैं हेमोफीलिया बी के बारे में। हेमोफीलिया बी, जैसे कि आपको इमेज में नजर आ रहा है, ये फैक्टर 9 की कमी के कारण होती है। और फिगर में जैसा आपको दिख रहा है, फैक्टर 9 फैक्टर 5 और फैक्टर 10 के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने का काम करती है, थ्रोम्बिन बनाने के लिए, जो बाद में ब्लड क्लॉटिंग के लिए मदद करता है। तो इसमें आप जैसे देख रहे हैं कि फैक्टर 9 की कमी के कारण फैक्टर 10 एक्टिवेट नहीं हो रहा है, और फैक्टर 10 एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो ब्लड क्लॉटिंग लेट से हो रही है। तो हेमोफीलिया बी सफरिंग पेशेंट्स जो होते हैं उनमें ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही लेट से होती है फैक्टर 9 के एब्सेंस में। पर प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूसिंग प्लेटिलेट्स, इसमें कह रहा है कि प्लेटिलेट्स की कमी होती है। ये बिल्कुल गलत बात है। उसमें फैक्टर 9 की कमी होती है। प्लेटिलेट्स तो ठीक से रहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन भी रहते हैं, लेकिन फैक्टर 9 की कमी के कारण प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में एक्टिवेट नहीं हो पाता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें कहा गया है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस फॉर जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? सबसे पहले जेनेटिक लेवल पर जब हम वेरिएशंस की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अभी ये जेनेटिक मैपिंग का बेसिस है, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, आपको इमेज में नजर आ रहा है, माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट्स, हमारे जीनोम में काफ़ी सारे ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो रिपीटेडली प्रेजेंट है हमारे जीनोम में, पर वह किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, लेकिन वह
प्रेजेंट है बहुत ही लार्ज सेक्शंस ऑफ आवर जीनोम में। तो वह किस लिए काम आते हैं? वह काम आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, क्योंकि जब हमें किसी भी जेनेटिक मेकअप में किसी डीएनए सीक्वेंस की जानकारी चाहिए होती है तो हम भागते हैं उन रिपीटेड सीक्वेंस के पीछे, क्योंकि हम उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेंगे और वह किस पोजीशन में रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो हमें काफ़ी मदद मिलती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे टेक्निक्स में। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बेसिस है इसका, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट रीजन दिया गया है पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशंस, बिल्कुल सही बात है। म्यूटेशंस के कारण ही जो वेरिएशंस है वो अराइज होती है पॉलीमॉर्फिज्म, जो मैंने कहा था। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो आप बिकॉज लगाकर देख लीजिए क्या रीजन असर्शन का सही आंसर है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस फॉर जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिकॉज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। नहीं, ये सेंटेंस सही है, पर रीजन असर्शन का करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बेसिस है। इसमें आंसर होना चाहिए कि क्यों बेसिस है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्यों है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें ये नहीं बता रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म म्यूटेशन से अराइज होता है डीएनए में। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इजी क्वेश्चन है, जो पूछ रहा है अडेप्टेड कैरेक्टर्स के बारे में। अडेप्टेड कैरेक्टर्स अक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म आर नॉट इनहेरिटेड। बिल्कुल सही बात है, ये सभी को पता है कि जो अडेप्टेड कैरेक्टर्स होते हैं वह हम एनवायरनमेंट से या सीख के हम वो अडेप्ट करते हैं। वह हमारे जर्म लाइन में कोई चेंज नहीं लाता है, वह हमारे जर्म सेल्स में, वह हमारे डीएनए में कोई चेंज नहीं लाता है। वो डीएनए में कोई चेंज नहीं लाता है तो वो पास नहीं होगा ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। तो अडेप्टेड कैरेक्टर्स अक्वायर्ड बाय आर नॉट इनहेरिटेड, बिल्कुल सही बात है। दे डू नॉट गेट द सफिशिएंट टाइम टू बी फिक्स्ड एट द जेनेटिक लेवल। किसी साइंटिफिक लेवल में ये कोई सेंटेंस ही नहीं है कि उनको टाइम नहीं मिलता है जेनेटिक लेवल में सेट होने के लिए, नहीं। उसका अडेप्टेड कैरेक्टर्स और डीएनए का कोई लिंक ही नहीं है, तो फिर यह बिल्कुल गलत बात है। असर्शन राइट है, तो इसका करेक्ट आंसर है असर्शन इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ pollen from another anther of one flower to the stigma of genetically different plant। इसमें कहा गया है जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर या एक ही फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा को जब आप मिलाएंगे तो वह हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस कब होता है? जब आप दो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा और एंथर को मिला रहे हैं तो वह है क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल सही बात है। सेकंड रीजन दिया गया है कि इन डाइकोगेमी द एंथर्स एंड स्टिग्मास मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। डाइकोगेमी क्या होती है? जो ये लिखा है वही, द एंथर्स एंड स्टिग्मास मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। जैसे कि आपको इमेज में नजर आ रहा है, डाइकोगेमी के दो पार्ट्स है, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री तब होता है जब एंथर्स फर्स्ट रिलीज होने के लिए रेडी हो जाते हैं तो वह है प्रोटेंड्री। प्रोटोगाइनी, गाइनी जैसे से आपको पता चल रहा है कि जब फीमेल से रिलेटेड है ये वर्ड, तो जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है किसी भी पॉलन को लेने के लिए तो वह है प्रोटोगाइनी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब हम चेक करते हैं कि ये इसका रीजन सही है या नहीं। क्रॉस पॉलन बिकॉज लगाकर चेक कर लीजिए। क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर पॉलन फ्रॉम अनदर anther of one flower to the stigma of genetically different plant because in dichogamy the anthers and stigmas mature at different times। बिल्कुल भी नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है both assertion and reason are true but R is not the correct explanation of assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, ये रहा आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि ओरी इज अ जेनेटिक सीक्वेंस दैट एक्ट्स एज द इनिशिएशन साइट फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ओरी कहते हैं हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये एक जेनेटिक सीक्वेंस है पर्टिकुलर जो किसी भी रेप्लिकेशन का स्टार्टिंग साइट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट एक्ट्स एज द इनिशिएशन साइट फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, बिल्कुल करेक्ट। रीजन क्या दिया गया है? एनी फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू ओरी रीजन कैन बी इनिशिएटेड टू रेप्लिकेट। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ओरिजिन सीक्वेंस जो होता है
रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटर प्रोटीन्स होते हैं, वह उस ओरी रीजन में जाकर ही अटैच करते हैं, जिसके बाद वो डीएनए अनवाइंड होता है और रेप्लिकेशन शुरू होती है। तो वो इनिशिएटर प्रोटीन्स जो है वो ओरी साइट में ही जाकर बाइंड करेंगे और ओरी साइट ही रेस्पॉन्सिबल है रेप्लिकेशन इनिशिएशन के लिए। तो कहीं पे भी ये ओरी साइट अगर जाकर लग रहा है तो इनिशिएटर प्रोटीन्स वहीं जाकर लगेंगे और वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी हम देख लेते हैं कि क्या असर्शन का ये करेक्ट आंसर है। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट रीजन दिया गया है। तो इसका आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम फिर आएंगे 10 क्वेश्चंस ऑफ असर्शन रीजन के साथ। तब तक के लिए बाय।